भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को जेबी शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, बीते कल हमें फरीदाबाद स्थित जेसी बॉस यूनिवर्सिटी में कल एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम को कवर करने का मौका मिला और इस अवसर पर हमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जो पुस्तक के लेखक हैं यानी ऑथर हैं उनसे बातचीत करने का मौका मिला और आज की रिपोर्ट में प्रस्तुत है उस बातचीत के कुछ अंश। आज के इस बदलते दौर में दावा किया जा रहा है कि भारत बदल रहा है, जबकि यह बात अलग है कि भारत कैसे और कितना बदल रहा है, या कहें कि कितना बदल चुका है और समाज के किस वर्ग के लिए भारत बदल रहा है। ऐसे प्रश्नों पर चर्चा हम निकट भविष्य में जरूर करेंगे। यह सच है कि परिवर्तनशील इस जगत में हर चीज़ गतिमान है, यानी यह कह सकते हैं कि कुछ भी स्थिर नहीं है। वहीं अगर हम यह कहें कि सामाजिक और बौद्धिक दिशाओं में परिवर्तन लाए बिना कैसे माना जा सकता है कि भारत सच में ही बदल रहा है। यह कहना भी उचित होगा कि युग की परिस्थितियां ही यह निश्चित करती है कि होने वाला परिवर्तन प्रतिगामी है या प्रगतिशील। ऐसे में कहना गलत ना होगा कि परिवर्तनों को रोकना असंभव है, अलबत्ता इन्हें सुनिश्चित किया जा सकता है। अध्ययनशील व्यक्ति तो सदैव सर्वहितकारी परिवर्तन के हक में ही खड़ा दिखाई देता है। ऐसा भी माना जाता है कि बदलते भारत को बिना आत्मनिरीक्षण के समझना इतना आसान नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्तमान में भारत में होने वाली परिवर्तन आंशिक है या अपूर्ण है या बहुत ही सीमित है या फिर कोरा प्रचार। जानकारों की माने तो सच न सिर्फ आंखें खोलने पर नजर आता है बल्कि आंखें खोलता भी है। जी हाँ, इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए भारत न्यूज़ भी कई बुद्धिजीवियों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। ऐसे ही एक बुद्धिजीवी जेसी बोस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार तोमर से हमने इस विषय में बात की कि भारत कितना बदल रहा है। आइए जानते हैं उनके विचार। फिजिक्स वाला सरफेस। भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को जेबी शर्मा का नमस्कार। और दोस्तों, आज हमारा सौभाग्य है कि हम जेसी बॉस विश्वविद्यालय जो हमारे फरीदाबाद में स्थित है और उनके कुलपति से हमारी बातचीत होने जा रही है। बहुत गंभीर विषय है और मैं परिचय में ज़्यादा नहीं, आज पहली बार मिला हूँ डॉक्टर सुशील कुमार तोमर जी से। और आज इनसे जो देखो बात होती है, उम्मीद ये जताई जा सकती है कि जो कुछ भी आपके साथ जानकारी साझा होगी वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आम चर्चा में जब बात चल रही थी, कुछ शिक्षा में अमूल चूल परिवर्तन का भी चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, सब कुछ परिवर्तन सिद्धांत है प्रकृति का। मेरा सवाल आपसे ये है कि दो रुकावटें सामने आई। ये जब हम पढ़ते तो आज भी हैं, कोई आज भी अध्ययनशील तो आज भी हैं। साइंस अभिशाप है या वरदान? अब साइंस को जो सरपास कर रही है वो प्रौद्योगिकी कर रही है, यानी टेक्नोलॉजी कर रही है। तो मेरा सवाल आपसे है कि साइंस अभिशाप है या प्रौद्योगिकी? ऐसे जी कि इसमें कोई भी अभिशाप नहीं है, अभिशाप करने वाला व्यक्ति खुद होता है। मेरा मानना यह है कि आने वाला समय बिना टेक्नोलॉजी के संभव ही नहीं होगा। आपकी लाइफ जब तक टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड नहीं होगी, आप लाइफ जी ही नहीं सकते। आज से 50 साल के अंतराल की बात करें पीछे और आगे आज की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी आप ऑफिस में जाएं, आप अपना कोई काम कराने जाएं, चाहे वो आपके ज़मीन से संबंधित है, चाहे आपके बैंक से संबंधित है, चाहे डाकखाने से संबंधित है, इन सब में आपको आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। आगे आने वाले समय में आपका पाला पड़ेगा कंप्यूटर विजन से, वर्चुअल रियलिटी से, ऑगमेंटेड रियलिटी से, और एक नया फील्ड जो थ्रेटनिंग भी है और बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी भी देने वाला है, वो है साइबर सिक्योरिटी। मेरी बात सुनिए आप, मैं सुनिए। तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को हम एडवांस भी करेंगे और इसके बिना जीवन संभव भी नहीं है। दूसरी बात अब आती है कि आपने एक सवाल किया है जो बहुत ही अच्छा है कि विज्ञान क्या अभिशाप है या वरदान है, और जो आपकी प्रौद्योगिकी है वो आप को किस स्थान पर ले जाएगी और आप किस स्थान पर इसको रखना चाहेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब विज्ञान में कोई भी शोध होती है वो अपने साथ दोनों चीज़ें लेके चलती है। उसके दोष भी होते हैं, उसके गुण भी होते हैं, लेकिन व्यक्ति का परम कर्तव्य ये होना चाहिए कि उसके गुणों को, उसकी अच्छाइयों को अपनाएं और उसके साथ जो दूसरी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको वो तिलांजलि दें। तो हमारा देश बड़ी प्रगति से आगे चलेगा।
लेकिन ये हमेशा पूरी तरीके से संभव नहीं होता है। आप आज देख रहे हैं हमारे बच्चे इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर सारा दिन अपना समय जाया करते भी नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपने अभी देखा होगा कि पिछले कोरोना काल में हम एक तरीके से खड़े हो गए थे और हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनकी परीक्षाएं लेंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ही थी जिसने हमें इतना सक्षम बनाया कि उस समय को भी हमने इस तरीके से एंजॉय किया और बच्चों को और हमें खुद सीखने को वो चीज़ दी है जो हम अब कभी सोच नहीं सकते थे कि हम ये चीज़ें सीख लेंगे, लेकिन उसके सीखने का फ़ायदा आज हमें हो रहा है और आगे आने वाले समय में भी ये फ़ायदा होगा। रही बात आजकल जो प्रौद्योगिकी है, इंजीनियरिंग है, इसके एडवांसमेंट की, इसमें कोई डाउट नहीं है। गवर्नमेंट ने कई साल पहले एक टर्म फ्लोट की थी जिसका नाम है स्टेम। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इन तीनों चारों में अगर कोई प्रोग्रेस होती है तो आपकी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में प्रोग्रेस होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इसलिए हम बच्चों को चाहते हैं कि आने वाले समय में वो इन चीज़ों की तरफ जाएं और अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाएं। सर आप ही की पूरे कथन से एक जुड़ा मामला ये है जी कि किसी भी तरह की जो इंटेलिजेंस है, विवेक है, प्रज्ञा है, जो भी है, उसका जो मूल है वो इंसान है, मनुष्य है। बेसिक रिसोर्स, देयर आर 3 काइंड ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन इज ग्रेट रिसोर्स, जी 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 एंड बेसिक रिसोर्स, एंड देन द नेचुरल रिसोर्स। अब बेसिक रिसोर्स जो यानी एक ह्यूमन जो है वो बेसिक रिसोर्स के सामने चैलेंज आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी। तो आप इसको किस नज़रिए से देखें? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी अगर है उसके साथ गुण और दोष दोनों आएंगे। अब चैट जीपीटी का आपने नाम सुना है, वो आज हमारे लिए एक ऐसा चैलेंज बनी हुई है कि भाई ये तो सारी चीज़ें आपको सॉल्व करके सरल करके दे रहा है, तो हम बच्चों की परीक्षाएं कैसे लेंगे, उनको असाइनमेंट कैसे देंगे और कैसे उनको। लेकिन ये चैलेंज भी हमें स्वीकार है और हम इसमें भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है। पर आप ये देखिए, साथ साथ कोई भी हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल में बहुत सुंदर और बहुत ही प्रतिभावान बच्चे हैं, हमने उनकी प्रतिभा को निखारना है। ये एजुकेशन सेक्टर का काम है। और साथ में उनके जीविकोपार्जन के लिए जैसे आज होड़ लगी हुई है कि उस बच्चे को 50 लाख का पैकेज मिल गया, उसको 25 लाख का मिल गया, उसको फलाना लाख का मिल गया। हम चाहते हैं, कहीं भी शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है, चाहे आप पुरानी कहीं से कहीं कोई भी परिभाषा उठाइए, शिक्षा का उद्देश्य है कि भाई टू इंटीग्रेट दी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड spiritual capability of human being, and in other words you can say that transforming man into human is basically the objective of education. Nowhere it has been said that the education is meant to generate employment, but the person should be employable. और उसके लिए दो चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं। एक तो बच्चे का ओरिएंटेशन ऐसे करे कि वो एंटरप्रेन्योर बने, वो अपना स्टार्टअप शुरू करे। अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं, उसमें से अगर 20 बच्चे भी अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो वो 20 स्टार्टअप उन 80 बच्चों को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है। ये चल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके कथन में एक शब्द आया, होड़, दौड़, होड़ जो भी है, और ये उपज है कंज्यूमरिज्म की, बाजारवाद की। बिल्कुल है, बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी चुनौती है। यानी बाजार में तो आप अपनी पसंद की, अपनी जेब के अनुसार कोई चीज़ खरीद सकते हैं। बाजारवाद का नुकसान या चुनौती कह लो वो ये है कि आपको वो खरीदना है जो बाजार में है। तो इस चुनौती का सामने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसे है कि आप उसी जनरेशन के लगते हैं जब हम बाजार में जाते थे तो कोई भी चीज़ बेहिचक खरीद लेते थे, वो शुद्ध मिलती थी।
अब हमारे सामने दो समस्याएं हैं। किसी तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया, वाइट रिवॉल्यूशन भी आया, उससे उत्पादन क्षमता बढ़ी और हम किसी हद तक चीज़ों को कर पाने में, लेकिन कभी हमने सोचा था कि हम 40 करोड़ से 140 करोड़ हो जाएंगे? उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आदमी स्वभाव से कहीं ना कहीं वो लालच उसके अंदर जागता है और उस लालच में पैसे को अर्जित करने के लिए उसने जो है ये सब चीज़ें की हैं और चीज़ें जो हैं वो अडल्ट्रेशन की तरफ चलती गई हैं। पर यही अडल्ट्रेशन आदमी को एक ऐसे मुकाम पे ला के खड़ा कर देगा कि हर आदमी प्रतिज्ञा करेगा कि भाई मुझे कम मिल जाए लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। और ऐसा नहीं है, हमारे भारतीय मूल्यों में ये सब चीज़ें निहित है। जब हमारी शिक्षा में सुधार होगा तो मुझे लगता है कि आज के बच्चे जो भारतीय मूल्यों और संस्कृति के साथ अपनी एजुकेशन लेंगे तो इन चीज़ों से दूर रहेंगे और भारतवर्ष में दोबारा फिर उसी तरीके की चीज़ें आएंगी जिसकी कल्पना हम आज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब, क्योंकि चर्चा जितनी सहज लगती है इतनी है नहीं और जो तार एक बार छिड़ जाए तो वो कभी रुकते नहीं। खैर, समय की पाबंदी है। मित्रों, दोस्तों, दर्शकों, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जो आज का जितने जो भी प्रश्न थे मैं ये समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उपयोगी और महत्वपूर्ण है और एक ख़ास मौका था जो इनसे मुलाकात हुई। इनसे उम्मीद ये करते हैं कि फिर भी कभी समय देंगे हमें तो ज़रूर इनसे बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज की रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।